हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो चैप्टर स्टार्ट किया था वो था हिस्ट्री का, ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज। ठीक है, हम लोगों ने इसमें काफी कुछ चीजें पढ़ ली हैं। जैसे कि क्या क्या हम पढ़ चुके हैं इसमें, अगर हम बात करें तो हमने ये देखा कि जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हमने देखा था। फिर इसके बाद हमने बियॉन्ड बिग सिटीज ट्राइबल सोसाइटीज के बारे में समझा कि क्या होता है, कैसे काम करते हैं। फिर हमने इनका हु वर ट्राइबल पीपल्स, भारत में कहां कहां ट्राइबल्स हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट ट्राइबल्स हैं, उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। और एक बात ये भी याद रखना कि ऐसा नहीं कि हमने इतने पढ़े हैं तो सिर्फ इतने ही हैं, और बहुत सारे ट्राइबल्स हैं जिनके बारे में हमने अभी नहीं पढ़ा, लेकिन आगे की क्लासेस में आपको उनके बारे में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, फिर हम इसके बाद हमने ये देखा कि ये सारी चीजें हमने देख चुके थे। ठीक है, ये भी हम पढ़ चुके थे। और फिर हमने हाउ नोमैड्स एंड मोबाइल पीपल लिव्ड, ये किस तरीके से, ये भी है, ये मैंने भी बता दिया पूरा उनका एक प्रोसेस, वो जो ट्रेवल करने का। द बंजारास के बारे में मैंने डिस्कस किया, इसके संबंध में मैंने खिलजी डायनेस्टी के बारे में बताया आपको। ठीक है, फिर हमने देखा कि जो चेंजिंग सोसाइटीज, यानी जो अगर हम बात करें तो उसके बाद जो हमारे समाज में चेंजेस आते हैं उसके वजह से सोसाइटी में बहुत बड़ा चेंज आता है, और उसकी वजह से क्या है, जो पहले वर्णा सिस्टम था वो बाद में क्या हो जाता है, कास्ट बेस्ड सिस्टम हो जाता है हमारा सोसाइटी। उसके बारे में भी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया था। आज हमें जो है यहां से पढ़ना है। पिछली क्लासेस में जो हमने पढ़ाया, अगर उसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। कोई डाउट है? किसी चीज में कोई दिक्कत नहीं है, कुछ पूछ ले हम। हम्म हाँ, क्वेश्चन पूछने पे इनको डाउट आ गया। अभी कह रहा था नहीं है। अरगुन्स और कौन सी थी? कर्नाटका और महाराष्ट्र में, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में है अरहन और अरगुन्स। हम्म और कुछ नोट नहीं किया? क्यों नोट्स क्यों नहीं बनाए? जब जाके कितनी बार बोला है कि रिवीजन होना चाहिए, रिवीजन किया था कि नहीं जाके? एनसीईआरटी पढ़ती हो तुम? एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट है। चलो चलो, आज हम फिर पढ़ते हैं अ क्लोजर लुक, यानी सबसे पहले हम कुछ जो ट्राइब्स है उनके बारे में कुछ परिचय लेते हैं, कुछ उनकी जानकारी के पढ़ते हैं। और इसमें दो ट्राइब्स के बारे में आपकी एनसीईआरटी बहुत अच्छा दिया गया है। ठीक है, हालांकि गोंड के बारे में तो बहुत अच्छा दिया गया है, अहोम के बारे में कुछ उतनी डिटेलिंग नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी लायक जितनी जानकारी थी उतनी उन्होंने दी है। ठीक है, अहोम जो डायनेस्टी है वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो हमारे हैं, जो हम कह लें भारत में, ठीक है, उसमें वो सबसे इंपॉर्टेंट डायनेस्टी रही है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डायनेस्टी रही है, और भारत की आजादी तक वो डायनेस्टी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो हम यहां पर बात करेंगे बच्चों गोंड के बारे में सबसे पहले। तो क्योंकि समझना यह है कि सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ये गोंड ट्राइबल है, तो ये आप समझ रहे हो। दूसरी बात हमें यह समझना होगा कि जो गोंड ट्राइबल है उसका एरिया कहां पर है, क्योंकि हम अगर ये समझ पाए तो एक हमें अच्छा खासा ये जानकारी हो जाएगी कि हम किस जगह की, भारत की किस जगह की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे यहां पर एक लाइन लिखी हुई है, फिर मैं उसको आगे बढ़ाता हूं। जैसे यहां पर लिखा है, देखो, द गोंड्स लिव्ड इन अ वास्ट फॉरेस्टेड रीजन कॉल्ड गोंडवाना, यानी ये जंगलों में रह रहे थे। और दूसरा गोंडवाना, अब ये गोंडवाना कहां पर है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है। ठीक है, तो हम इनके बारे में थोड़ा सा, हम गोंडवाना रीजन के बारे में समझेंगे। देखो, जो अगर हम बात करते हैं जब भारत की, हंस देखना, ये क्या है, क्या है भारत मतलब? हमारा प्यारा भारत, ये बोला करो मेरी क्लास में, सिर्फ भारत नहीं, तो ये हमारा प्यारा भारत है। अब हम इस प्यारे भारत में अगर हम बात करें तो गोंडवाना वाला जो रीजन है वो कहां पर है, तो अगर इस चीज की हम बात करें तो आपको ये इस तरीके से फैला हुआ ये रीजन दिख जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही, बात क्लियर है? तो ये क्या है, ये गोंडवाना वाला रीजन है, जहां पर आपको उसमें उड़ीसा का कुछ पार्ट आ जाएगा, छत्तीसगढ़ का कुछ पार्ट आ जाएगा, है ना, झारखंड का कुछ पार्ट आ जाएगा। ठीक है, इसमें आप, ठीक है, ये सारा जो रीजन है इसमें क्या है, ये सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, गोंडवाना रीजन। अब इसी में ये गोंडवाना रीजन के नाम पर ही यहाँ पर जो ट्राइब रह रही थी उसका नाम गोंड पड़ गया। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई।
मतलब गोंडवाना एक रीजन है, क्योंकि गोंडवाना रीजन तो बहुत पहले आया है, ह्यूमन से पहले से बना हुआ है। अब वो गोंडवाना जो रीजन है, उस रीजन में रहने वाले ट्राइब का नाम क्या पड़ गया? गोंड। ठीक है, गोंड पड़ गया। अब एक बात समझना है कि जब हम बात कर रहे हैं गोंडवाना रीजन की और गोंड ट्राइब के बारे में, तो ये जो गोंड ट्राइब है काफी पुरानी है और बहुत परंपराओं में, अपने ट्रेडिशन में, अपने कल्चर में बहुत रिच भी है ये। हालांकि दुनिया भारत की जितनी भी ट्राइब्स हैं वो अपने कल्चर में, अपने ट्रेडिशन को लेकर बहुत ज्यादा रिच होती हैं। ठीक है, ये बात आपको क्लियर होना चाहिए। अब देखो ये क्या करती थी, तो ये करें, दे प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, किसी को पता है? मैंने बताया था लास्ट क्लास में आप लोगों को ना, जैसे कि मान लो ये, मान लेते हैं ये कोई एक फॉरेस्ट, मान लो कोई ये फॉरेस्ट लैंड है, ठीक है, और इस फॉरेस्ट लैंड में मान लो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पेड़ लगे हुए हैं, ऐसे मान लो लगा दे रहा हूँ पेड़ ऐसे, ठीक है ना, ठीक है, ये पेड़ लगे हुए हैं, ठीक है। अब वो क्या करेंगे, तो मान लो फिर उनको एग्रीकल्चर करना है, खेती करनी है, तो वो क्या करेंगे, मान लो यहाँ के जंगलों को क्या करेंगे, काट देंगे, इस वाले एरिया के, ठीक है, इस वाले एरिया के क्या करेंगे, जंगलों को काट देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर अब क्या करेंगे, खेती करेंगे, ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, खेती करेंगे, ठीक है, मतलब यही मान लो ये खेती कर रहे हैं, ठीक है, इतनी जगह खेती करेंगे पहले। अब यहाँ का कुछ समय तक यहाँ खेती करेंगे, एग्रीकल्चर कुछ भी प्रोडक्शन करेंगे, उत्पादन करेंगे किसी भी चीज का। फिर इसके बाद क्या करेंगे, जैसे ही इस सॉइल की फर्टिलिटी लूज होगी, जैसे ही कम होगी, वो क्या करेंगे, शिफ्ट करके, मूव करके यहाँ चले जाएंगे, फिर इनके यहाँ के जंगलों को काट देंगे, पेड़ों को काटेंगे, फिर यहाँ पर एग्रीकल्चर करेंगे, फिर इसके बाद यहाँ की फर्टिलिटी लूज होगी, यहाँ चले जाएंगे, ठीक है ना। इसको एक और नाम दिया जाता है स्लैश एंड बर्न, ठीक है ना, स्लैश, ठीक है, एंड बर्न, ठीक है ना, स्लैश एंड बर्न भी इसको कहा जाता है। उसको एक और नाम भी दिया जाता है, झूमिंग। दो तीन नाम बता रहा हूं, आगे भी काम आएगा, ठीक है, झूमिंग, जी झूमिंग, ठीक है, प्रैक्टिस इसको बोला जाता है। तो मैंने कितने नाम बता दिए, स्लैश एंड बर्न, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, झूमिंग, झूमिंग, ठीक है ना, क्लियर है बात ये। और यहां पर देखो दुनिया में अलग अलग नाम है इसके, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत में ये, और एक बात याद रखो, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत में प्रैक्टिस की जा रही है, दुनिया में जहां पर भी ट्राइब्स हैं वो इस तरीके की प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, ठीक है ना, और हर जगह पर अलग अलग नाम दिए जाते हैं। क्लियर है बात, ये ध्यान से सुनना, ठीक है। ये 10th क्लास जब आप आओगे ना, 10th क्लास में, तो 10th क्लास में आपको एग्रीकल्चर नामक एक चैप्टर, उसमें ये पढ़ाया जाएगा, ठीक है। हाँ हाँ पढ़ा होगा, झूमिंग के बारे में नहीं सुना होगा तो झूमिंग सुन लो, ठीक है, झूमिंग में डबल एम होगा, ठीक है, ऐसे लिखना, JHU, ठीक है, ये ठीक है, क्लियर बात, इतनी बातें क्लियर हो गई, ठीक है। अब देखो यहां पर एक चीज समझना है कि जो गोंड जो ट्राइब था, ध्यान सुनना बच्चों, ठीक है, जो गोंड ट्राइब था, वो गोंड ट्राइब, आपको सबको पता है कि जितनी भी ट्राइब्स हैं वो अपने क्लेन में डिवाइडेड होती हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि पिछली कई क्लासेस में यही समझा रहा हूं, जब भी ट्राइब पढ़ा रहा हूं, तो जैसे ये गोंड, मान लो ये कोई ट्राइब है, तो ये गोंड लोग हैं, ये ट्राइब है, एक ग्रुप्स हो गया टाइप का। अब ये पूरा ग्रुप्स क्या है, कई अलग अलग सब ग्रुप में डिवाइडेड है, ठीक है ना। एक ट्राइब जो गोंड ट्राइब के लोग जो हैं, वो एक मान लो होल कम्युनिटी है पूरी, और उसके बाद क्या है, वो अलग अलग सब ट्राइब में क्या है, सब ग्रुप में क्या है, डिवाइडेड है। तो मान लो एक क्लेन हो गया, ठीक है, फिर एक मान लो बी क्लेन हो गया, मैं ऐसे नाम दे देता हूं सिर्फ, ठीक है, जनरली न जानने के लिए। फिर एक मान लो सी क्लेन हो गया, क्लेन मतलब कुल या वंश होते हैं, ठीक है ना, मतलब समझ रहे हो, कुल और वंश, तो ये। अब हर एक क्लेन का अपना क्या है, एक चीफ होता है, हर एक क्लेन का, ठीक है, यहां पर चीफ होता है। अब एक चीज समझना है, इस चीफ को क्या कहते हैं, इस चीफ का या तो राजा बोल रहे हैं, यहां पर क्या बोल रहे हैं, राजा, ठीक है, या इसको राय बोलते हैं, राय बोलते हैं, ठीक है, राजा या राय, क्लियर बात ये। तो ये बात समझ में आ गई, हर एक क्लेन में यही होगा, यहां भी क्या होगा, चीफ होगा, उसको राजा या राय बोलेंगे, यहां भी क्या होगा ऐसे, और ये कई में थी, मैं क्या क्या,
वो सिर्फ यहीं पर बोला जा रहा है अभी तो फिलहाल, इसी ट्राइब में। हर जगह पे स्पेशल नाम दिए जाते हैं, ठीक है ना, यहीं पर बोला जा रहा है, हर ट्राइब में नहीं, ठीक है। इसलिए तो मैंने लिखा रहा है, अदर में क्यों लिखता है यहाँ पे राय, ठीक है, क्लियर बात ये। अब एक बात यहां पर एक चीज समझना है, ये जो लोग हैं, जो गोंड लोग हैं, ये शुरुआत में ये बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं थे, ये अलग अलग क्लेन में डिवाइडेड थे, ठीक है। होता क्या है कि दिल्ली सल्तनत, ध्यान सुनते चलना, दिल्ली सल्तनत क्या है आपने पढ़ा होगा, पीछे पीछे पढ़ा है ना दिल्ली सल्तनत, तो तेज आवाज आनी चाहिए। हाँ, दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड क्या है? लिखा है कहीं? देखो जरा कहां लिखा है बुक में, मुझे बताना मत, तुम खुद ही देखो पहले, तुम लोग क्या पढ़ रहे हो, एसएसटी में क्या करते रहते हो। देखा टाइम पीरियड? देखो सुनो, दिल्ली सल्तनत स्टैब्लिश होती है 1206 एडी में, और जब तक मुगल नहीं आते हैं तब तक रहता है 1526 एडी तक, ये दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड है। ट्वेल्व 16 सेंचुरी तक बोलो, हाँ बोल सकते हो, लेकिन यहां पर देखो ये 13 सेंचुरी शुरू हो चुकी है और ये 13 सेंचुरी शुरू हो चुकी है। समझ में आ रही बात ना? तो जैसे हम कहते हैं कि जब हम बाल 1199 हो तो इसको बोलते हैं 12 सेंचुरी तक ये, और जैसे ही ये क्या हो जाएगा तो ये क्या है 13 सेंचुरी स्टार्ट हो चुकी। जैसे अभी क्या चल रहा है, अभी 21 सेंचुरी चल रही है ना। चलो तुम चुप रहा करो, आगे बात समझ आई, समझ में नहीं अभी 21 ही तो चलिए, 2000 चल रहा है ना, 2000 चल रहा है तो इसके आगे का होता है, एक स्टेप आगे बोलते हैं। मतलब जैसे अगर देखो यहाँ 1206 लिखा है तो ये 1206 नहीं है, 1206 को क्या बोलेंगे 13 सेंचुरी, समझ में आई। जैसे 1526 लिखा तो क्या बोलेंगे तो 16 सेंचुरी, ठीक है, क्लियर है बात ये। तो यहां पर देखो मैं बता देता हूं, दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है मोहम्मद गौरी से। मोहम्मद गौरी एक मध्य एशिया से आया हुआ एक इन्वेजर है, आक्रमणकारी है, जो भारत में आता है। उसके कई गुलाम होते हैं, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम आपने सुना होगा, यलदूज, कुबाचा, ये 3 मेजर उसके पास। उसे कोई पुत्र नहीं थे, मैं बता दूं मोहम्मद गौरी के कोई भी पुत्र नहीं थे। मोहम्मद गौरी कहता था कि मेरे गुलाम ही मेरे पुत्र हैं, और बाद में जब उसकी डेथ हो जाती है, जब खोखर, मैंने बताया था खोखरों ने उसको चाकू मार के हत्या कर दी थी उसकी, जब वो वापस जा रहा था तो चाकू मार के जब उसकी गजनी प्रदेश में, ठीक है, गजनी नहीं सॉरी क्या कहते हैं मध्य एशिया में, तो उसको चाकू मार के मार दिया था। तो इसके बाद क्या हुआ था कि जो उसकी जितनी भी सल्तनत थी, पूरी सल्तनत का जब बंटवारा हुआ तो उसके जो गुलाम 3 प्रमुख गुलाम थे, यलदूज, कुबाचा और कौन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इन तीनों के बीच में पूरे साम्राज्य का बंटवारा हुआ था। तो जो भारत का जो साम्राज्य था, जो दिल्ली सल्तनत वाला जो दिल्ली में जो स्थापना उसने की थी, वो कुतुबुद्दीन ऐबक को मिला था। इसीलिए हम लोग देखते कुतुब मीनार बनी हुई है ना, तो वो यहाँ पर था। क्लियर है बात ये, आप क्लियर हो गई, कब आए कब आए को थोड़ा समझ में आ गया, क्लियर है। तो इसके बाद कब तक चलता है, तो यहां पर इब्राहिम लोदी, ध्यान सुनना बच्चा, इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक होता है, और उसको लोदी वंश का होता है, लोदी डायनेस्टी का होता है। उसको क्या करते हैं, जब बाबर आता है भारत में तो बाबर क्या करते हैं, बाबर उसको हरा देते हैं, और जब बाबर हरा देते हैं तो वहीं से मुगल सल्तनत की स्थापना हो जाती है, और ये क्या है, दिल्ली सल्तनत एंड हो जाती है। क्लियर है बात, दिल्ली सल्तनत के बारे में समझ में आ गया थोड़ा सा, ठीक है, ज्यादा से नहीं पढ़ेंगे बस, लेकिन थोड़ा सा समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो इतनी बातें क्लियर हो गई। अब यहां पर एक चीज और समझो कि जब हम बात कर रहे हैं कि मैंने बताया कि जो दिल्ली सल्तनत क्या हुई, धीरे धीरे जब कमजोर होने लगी, ठीक है, दिल्ली डायनेस्टी के बारे में समझ लिया थोड़ा सा। अब ये समझो कि दिल्ली सल्तनत जब धीरे धीरे क्या होने लगी, वीक होने लगी, कमजोर होने लगी, तो हुआ क्या कि ये जो गोंड लोग थे, जो ट्राइब्स लोग थे, जो इनके क्लेन थे, धीरे धीरे क्या है ये पावरफुल होने लगे, ठीक है। और इसमें कुछ जो एक जो ट्राइब था या एक क्लेन था वो बहुत पावरफुल हो गया, जिसका नाम था गढ़कटंगा। क्या नाम था, गढ़कटंगा। ये क्या है, ये मोस्ट पावरफुल जो है बनकर निकला ये क्लेन। और इसने क्या कर दिया, इसने जो छोटे छोटे जो क्लेन थे ना, जो छोटे छोटे क्लेन थे, जैसे मान लो ये, मान लो गढ़कटंगा एक क्लेन है, ये पावरफुल हो गया, इसमें मान लो ये बी छोटा है, सी छोटा है और छोटे,
इन पर क्या इसने क्या दिया, कब्जे करना शुरू कर दिया। और लगभग एक बुक है, ध्यान सुनना, अकबर कौन है बच्चा, मैंने लास्ट क्लास बताया था, मुगल है, अकबर मुगल है, ठीक है ना। अकबर के बारे में एक जीवनी लिखी, जीवनी का मतलब समझते हो, किसी की बुक, किसी की शासन के बारे में या किसी के इंडिविजुअल के बारे में कोई किताब लिख गई, उसको जीवनी बोला जाता है, ठीक है, शासन के बारे में, हालांकि उस व्यक्ति के इंडिविजुअल, तो जीवनी लिखी। और ये जो जीवनी है ना, इसको क्या बोलते हैं, अकबर क्या नाम, हाँ, और किसने लिखी थी, कौन था, अबुल फजल, ठीक है ना, क्या नाम था, हैं? ये ठीक है, अबुल फजल ने, ठीक है, ये लिख लो अगर नहीं याद है, कहीं पर बुक में भी नहीं है तुम्हारी, नहीं नाम नहीं लिखा है, किसने लिखा ये नहीं है, देखो जरा, हाँ ठीक है, अच्छा यहाँ पे लिखा, मैं उसमें देख रहा था कि उसमें तो नहीं है। ये बात क्लियर हो गई, गढ़कटंगा के बारे में जानकारी किसने दी, अकबरनामा में एक बात बोली गई है, तो इससे और प्रामाणिकता बन जाती है कि ठीक है, एक मुगल काल का एक लेखक जो है, एक दरबारी जो है, वो क्या कर रहे हैं, एक मनसबदार क्या कर रहा है, ये मनसबदार भी थे, ये भी याद, ये मनसबदार जो है एक ट्राइब्स के बारे में लिख रहे हैं, और इसने बताया कि यहाँ पर लगभग गढ़कटंगा के शासन काल में उसके अंदर जो है लगभग 70,000 विलेजेस आते थे, ठीक है ना। ये भी, ये बहुत बड़ी बात है, मैं आपको बता दूं, आपकी एनसीईआरटी में इतना दिया है ना, किसी बुक में इतना नहीं मिलेगा आपको, मतलब आप ऑथेंटिक बुक उठाकर देखोगे तो गढ़कटंगा ट्राइब्स के बारे में इतना मतलब जो एम्पायर के बारे में इतना नहीं दिया गया है, इतना डिटेल से आपके में दिया गया है, मैंने भी इसको रिसोर्स बनाया आपकी अपनी आपके बुक में, तो ठीक है, क्लियर बात है, क्या हुआ, ठीक है, समझ में आ गई बात है, तो ये बात हो गई। अब देखो यहां पर और चीजें समझनी हमें, और चीजें देखो, अब ये मैं जहां तक मैंने पहले पढ़ा है उसको पढ़ा देते हैं, ठीक है, देखो, द लार्ज गोंड ट्राइब was divided into many smaller clans and each clans had it on राजा, जिसको किंग या राय बोलते हैं, ठीक है, ये बात मैंने बता दी अभी। फिर देखो, अबाउट द टाइम दैट द पावर ऑफ द दिल्ली सल्तनत वाज डिक्लाइन, हमने बताया दिल्ली सल्तनत, और मैं आपको एक बात बताऊं, दिल्ली सल्तनत डिक्लाइन कब से होना शुरू करती है, तो जैसे ही मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ होती है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल से ही, वैसे अगर हम कह लें कि शासन काल से ही क्या है, धीरे धीरे तो जो दिल्ली सल्तनत जो है वो धीरे धीरे डिक्लाइन करने लगता है। और रजिया सुल्तान, वो जो थी इल्तुतमिश की पुत्री थी, बेटी थी, हाँ मार दिया, वो 4 साल तक शासन करती है, ज्यादा बड़ा शासन का टाइम ड्यूरेशन नहीं होता है। 1236 में इल्तुतमिश की डेथ होती है, उसके बाद 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक वो शासन करती है, ठीक है, तो डिक्लाइन हो गए। अब उस डिक्लाइन के बाद क्या हुआ, कब मैंने बताया कि मोहम्मद बिन कासिम के बाद क्या है, धीरे, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक, कासिम मोहम्मद बिन तुगलक, ये कौन है, तो तुगलक एक डायनेस्टी है, उसी में एक राजा है, उसी का नाम मोहम्मद बिन तुगलक है। उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, दिल्ली सल्तनत जो है वो डिक्लाइन करने लगती है, और इब्राहिम लोदी के जो युद्ध होता है, जिसको ठीक है पानीपत का युद्ध कहा जाता है, पहला फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होता है, उसमें इब्राहिम लोदी को अकबर हरा देते हैं, उसके बाद दिल्ली सल्तनत एंड भी हो जाता है। तो इसी टाइम ड्यूरेशन में क्या होता है, मैं आपको बता दूं, जब मोहम्मद बिन तुगलक जब कमजोर होता है, उसी समय भारत में और भी साउथ इंडिया में बहुत सारे, जैसे विजयनगर साम्राज्य, आपने एक नाम सुनोगे, ठीक है ना, विजयनगर एक है ना, ये जो साम्राज्य, ये इसी समय इमर्ज होते हैं, और उसके बाद ये एक पावरफुल एम्पायर बनाते हैं। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही, ठीक है ना, तो वहां पर क्लियर बात ये, अ फ्यू लार्ज गोंड किंगडम वर बिगिनिंग टू डोमिनेट द स्मॉलर गोंड चीफ, ठीक है ना, ये बात इसको क्लियर हो गई, इसमें कोई प्रॉब्लम, बुक बंद कर दो और पहले इसको सुनो ध्यान से, बुक मैंने ऐसे बोला था कि तुम देख लो उसमें था कि नहीं, ठीक है, क्लियर बात ये, आगे बढ़ जाए, चलो, अब ये चीजें भी समझ में आ गई आपको। अब यहां पर एक चीज समझना है कि जो अकबरनामा में, देखो यहां लिखा भी है, देखो यहां, द अकबरनामा मेंशन द गोंड किंगडम ऑफ गढ़ाकटंगा दैट हैड 70,000 विलेजेस, ठीक है ना, तो इसमें आप ये चीज समझ में आ गई। अब देखो यहां पर देखो, मैंने गढ़कटंगा के बारे में एक इमेज लगाई, ठीक है, गोंड रीजन में सबसे बड़ा जो एम्पायर था इन्हीं गढ़कटंगा वालों का था,
ये वही वही वाली जो मैंने बनाया है, उसी में ये वाला जो रीजन देख पा रहे हो उनका। हाँ नहीं नहीं, हाँ ये गोंड ट्राइब नहीं, ये जो 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 यहां तक ये जो बॉर्डर दिख रहा है ना, ये गोंड ट्राइब। गोंड में मतलब ये पूरा गोंड है, और इसके अंदर गढ़कटंगा ये, ठीक है। हाँ हाँ क्या, हाँ तो एमपी में भी तो मैंने बताया ना, उसमें भी था, सब जगह थे, छोटे छोटे जगह बिखरे हुए थे सब चीजें। ठीक, हाँ ठीक है, समझ में आ गई बात ये। अब यहां पर देखो, द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ दिस किंगडम वॉज बिकम सेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है, कुछ समझाएगा, कभी पढ़ा है कुछ? नहीं, सेंट्रलाइज का मतलब होता है कि पावर जो है सेंटर के पास चली जाए, जब उसको कहते हैं सेंट्रलाइज्ड। मतलब यहां पे क्या था कि भले ही इनके यहाँ, देखो अब पहले सिस्टम समझो फिर इसको समझ पाओगे, पहले इनका सिस्टम समझो। देखो, जो गोंड एम्पायर था, देखो मैं आपको बताता हूं, जो गढ़कटंगा, सॉरी, जो गढ़कटंगा, जो एक तो ये अंग्रेजों ने हमारी अंग्रेजी खराब कर दी। लिखना चाहिए गढ़कटंगा, तो लिखते गढ़ा कटंगा। गढ़कटंगा, ठीक। अब एक समझ आप, जो गढ़कटंगा एम्पायर था वो अलग अलग गढ़ में डिवाइडेड था पहले। गढ़ा मतलब एक तरीके से समझ लो आप, ये विलेजेस समझ लो, ठीक। विलेजेस नहीं, सॉरी, इसको आप प्रोविजन समझो, प्रोविजंस। जैसे राज्य हमारे भारत में, जैसे भारत एक देश है, भारत के अंदर अलग अलग राज्य हैं, ऐसे ही गढ़ा कटंगा जो एम्पायर है, उसको मान लो उसका जो गढ़ा है वो कौन है, प्रोविजंस है, ठीक है। अब ये जो गढ़ा था ना, ये फिर डिवाइडेड था अलग अलग किसमें, ध्यान, 84, सॉरी, विलेजेस में। एक गढ़ा क्या है, अरे हाँ हाँ 84, 84 विलेजेस, उसको क्या बोलते हैं, 84, ठीक है ना, 84 इसको बोलते थे। यहां पे भी मान लो ये 84 विलेजेस है, क्या हुआ, ये भी 84, क्या हुआ, कुछ है क्या, ठीक। इसके बाद ये जो 84 था, ये अगेन डिवाइडेड थे, ये 84 फिर डिवाइडेड थे अलग अलग किसमें, तो बरहोतों में। हाँ, बरहोतों को क्या बोलते थे, जैसे ये क्या है, इनको 12 विलेज होते थे ये, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये एम्पायर की यूनिट्स हो गई कि नहीं यूनिट्स, ये अलग अलग यूनिट्स हो गई, गढ़, 84 और बरहोतो, ये 12 विलेजेस से मिलकर बनता था एक बरहोतो, क्या होता था, इसमें 12 विलेज होते थे, ठीक है ना, 12 विलेजेस होते थे। तो अब आप समझो कि ये यूनिट्स हो गए, एक एक स्टेट है जैसे हमारा भारत है, भारत में अलग अलग यूनिट्स हो गए, स्टेट्स है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, फिर उसके बाद विलेजेस है, 12, 12 बरहोतो, 12, ठीक है, इसीलिए उनका बरहोतो नाम लिखा है, ठीक है। अब यहां पर समझो ये अलग अलग यूनिट्स है, लेकिन इन यूनिट्स में पावर किसके पास थी, तो जो राजा था, इसको कहते हैं सेंट्रलाइज करना। और जो भी अपॉइंट करने वाला काम होता था, जिस किसी को अपॉइंट करना है कहीं पर, मान लो गढ़ा में करना है, या 84 विलेजेस में करना है, या बरहोतो में करना है, तो वो कौन कर रहा है, जो गढ़ा कटंगा का राजा है। और किसी को ट्रांसफर करना है, किसी को इधर उधर भेजना, वो भी कौन कर रहा है, गढ़ा कटंगा। तो सारी पावर किसके पास है, किंग के पास, इसी को कहते हैं सेंट्रलाइज। हाँ क्या मतलब, सुनो, ये बरहोते इसके प्रति 84 विलेज के प्रति रिस्पॉन्सिबल थे, और ये जो 84 विलेज में जितने हेड हैं वो गढ़ा के प्रति हैं, और गढ़ा में जो हेड है, और गढ़ा जो है वो किसके पीछे, राजा के ऊपर। ये 12 तो विलेज, इसके नीचे क्या होता है, हेड क्या है, पढ़ा जरा।
कहाँ पढ़ा था? हैं? नहीं होता हेड। हेड ऊपर होता है। मेरे को समझो, मैंने बताया कि बरहोतो हैं। इन बरहोतों को हेड कौन है? ये बरहोते किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है? सीधे राजा के प्रति। 84 सीधे राजा के प्रति। ये सीधे, मतलब ऐसा नहीं है कि बरहोतो इसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है या ये इसके प्रति, नहीं। सबकी अपॉइंट कौन कर रहा है? राजा कर रहा है। ठीक है, हाँ हेड टॉप पे होगा ना। तो ये चीज होती है, ठीक समझ में आ गई बात ये? तो ये क्लियर होगी बात। तो ये इनका स्ट्रक्चर था, इससे समझ में आ गया सेंट्रलाइज का मतलब क्या है। सेंट्रलाइज का मतलब होता है कि सारी की सारी पावर क्या है, किंग के पास, या जो पावर है जो सत्ता में है उसके पास होना चाहिए। ठीक है, और वही क्या कर रहा है? सबकी अपॉइंट कर रहा है और सबको ट्रांसफर कर रहा है, इसी को कहते हैं सेंट्रलाइज। जैसे अगर हम बात करें तो भारत में मौर्य एम्पायर एक सेंट्रलाइज एम्पायर था। मौर्य एम्पायर, गुप्ता एम्पायर एक सेंट्रलाइज एम्पायर था। ठीक है, इसी तरीके से जो मुगल एम्पायर था वो एक सेंट्रलाइज एम्पायर था, क्योंकि वहां पर जितनी भी अपॉइंटिंग करना है, जिनको भी ट्रांसफर करना है, किसी को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, वो मुगल बादशाह या मौर्य साम्राज्य का राजा करता था। ठीक है, वहां पर जो भी अधिकारी है, जो भी ऑफिसर है, वो सीधे राजा के प्रति रिस्पॉन्सिबल है। वो अपने से हेड ऊपर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है किसी बात को लेकर। बात समझ में आ रही ना? क्लियर बात ये? इससे क्या होता है? इससे जो होता है, इससे क्या होता है पता है? इससे देश में करप्शन रुकता है थोड़ा सा। मतलब अगर हम बात करें, क्योंकि अगर मान लो, जैसे मान लो ये है, ठीक, और ये क्योंकि राजा के प्रति रिस्पॉन्सिबल है, अब ये सोचेगा कि हम राजा को कोई ऐसी खबर दें ताकि राजा हमें और अच्छा पद दे। तो ये क्या करेगा? ये जो 84 विलेज के जो लोग हैं, अगर इन्होंने कोई भी चोरी की या कुछ भी करप्शन किया, तो ये जाके बता देंगे कि महाराज, आपकी नजर, आपकी छत्र छाया में रहकर भी ये देखो चोरी कर रहा है ये। और फिर क्या होगा? इन ये तीनों उठाकर इसको यहां ले जाएंगे पकड़कर। ठीक है, इसको पकड़ के यहां ले जाएंगे और इसको क्या करेंगे? राजा उसको दंडित करेगा और फिर इनको तीनों को सम्मानित भी कर देगा। चलो भाई, तुम अच्छे ईमानदार हो, तुम 12 हो तो ना बनो, तुम 84 विलेज में हेड बन जाओ। आ रही बात समझ में ना? तो ये सारी चीजें, 12 विलेज है एक, उसकी उसमें एक व्यक्ति को हेड बनाया, उसको बरहोतो बोला। ठीक है ना? आ रही बात समझ में? ये क्लियर होगी बात? आगे बढ़े। ठीक है, ठीक। अब देखो यहां पर, देखो द किंगडम वॉज डिवाइडेड इंटू गढ़, गढ़, ठीक है, अलग अलग गढ़ में है। फिर इसके बाद देखो, ईच गढ़ वॉज कंट्रोल्ड बाय अ पार्टिकुलर गोंड क्लेन। मैंने बताया था कि जितने भी गढ़ हैं सबको कौन कौन क्लोन, क्योंकि अलग अलग उसमें डिवाइडेड थे, अलग अलग क्लेन में। अब यहां पर समझो, ये स्ट्रक्चर बनाया, ये, और ये कौन बनाएगा? इसको और अच्छे से बनाना है तो मैं एक और बता, सुनो, ऐसे बना लो। पहले इसको लिख लो, यहां पर ऊपर लिखो गढ़ा कटंगा, ठीक है। गढ़ा कटंगा क्या होगा? एम्पायर मान लो या किंगडम मान लो, किंगडम लिख दे रहा हूं यहां पर। ठीक है, अब ये किंगडम कैसे डिवाइडेड था, इसका एक तरीके से आप कह लो कि एडमिनिस्ट्रेशन वाला सिस्टम कैसा था, ये समझो। सिस्टम, अब ये ज्यादा बेटर आपके लिए समझ में आएगा। ठीक है, हम सिस्टम के बारे में बात करने वाले, एडमिशन सिस्टम कैसा था। ठीक, अब यहां पर समझो, यहां पर हमने क्या लिखा? गढ़। पहले क्या था? ये गढ़s में डिवाइडेड थे, अलग अलग, इसको गढ़ बोलते हैं हिंदी में, मैं लिख भी लिखता भी जा रहा हूं। ठीक, ये गढ़s होते थे, यानी जैसे भारत है, भारत के राज्य है, एक देश है, उसके अंदर अलग अलग राज्य, ऐसे ही गढ़ क्या थे? गढ़ा कटंगा के अंदर अलग अलग प्रोविंस थे। ठीक, अब ये जो गढ़ थे ना, ये अलग अलग क्या थे? विलेजेस, 84 विलेजेस में डिवाइडेड थे, जिसको क्या बोलते थे हम? 84। ये क्या था? गढ़ जो था वो 84 में डिवाइडेड था। किस में डिवाइडेड था? 84 में। ये वाला बनाओ, ज्यादा बेटर है। इसमें क्या था? इसमें 84 विलेज आते थे, ठीक है ना? 84 विलेजेस थे इसके अंदर, तो इसको 84 बोलते थे। ठीक है, इसके बाद 84 के बाद क्या था? बरहोतो। ठीक है, और बरहोतो में क्या था? 12 विलेजेस थे। ठीक है, तो ये क्या था? इसका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था। और ये क्या था? ये कैसा सिस्टम था? तो ये सेंट्रलाइज था। ठीक है, सेंट्रलाइज का मतलब क्या है? मैंने आपको अभी समझाया
किसके पास था? किंग के पास थी ना सारी पावर, ठीक है। हाँ किंग नहीं, एक चीज समझना है। हाँ किंग को राय बोल सकते हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही, राय बोल सकते हो, ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है। क्लियर बात, लिख लिया? नहीं लिखा? मैंने सेंट्रलाइज की स्पेलिंग गलत लिखी है। नहीं, मुझे जहां पे मैं कुछ गलत लिखता हूँ ना तो मुझे याद रहता है कि मैंने कुछ तो गलत किया। मेरा दिमाग नहीं मानता ना अंदर से कि सर, और अगर मैं कुछ गलत बोल देता हूँ ना तो भी मेरे दिमाग का अंदर का जो अंटीना है वो, हाँ, तो मेरे दिमाग वही चलेगा कि मैंने कुछ तो गलत बोल दिया इसमें। तो मेरे यही होता है, और कभी कभी चीजें ना, कुछ चीजें आ जाती है, कुछ चीजें गायब हो जाती है दिमाग से। काफी समय हो गया ना, इसी रिवीजन नहीं कर पा रहा हूँ मैं अभी। तुम्हारा पढ़ाने के रिवीजन करना पड़े तब तो क्या ही तुम पढ़ाई की मैंने। समझ रहे हो? हो गया, आगे बढ़े, चलो। तो अब हम लोग ने ये वाला पॉइंट समझ लिया, ठीक है। इसके बाद हमने ये भी देख लिया, हमने देख लिया, देखो दिस वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू यूनिट्स ऑफ 84 villages called चौरासी, और द चौरासी was subdivided into बरहोत which, है ना, were made of 12 village each। यानी ये चीजें हमने अभी समझी। अब यहां पर देखो, फिर इसके बाद आप देखो कि जो ये जो गोंड एम्पायर था, इसी गोंड के अंदर क्या है, अगर हम बात करें तो पीछे हम कुछ पढ़ रहे थे पहले, रुको, हम लोगों ने कहा था इसको बाद में पढ़ेंगे, सेंट्रलाइज वाला पॉइंट पढ़ रहे थे हम लोग ना, पढ़ लिया था। अच्छा ये वाला, ये पॉइंट समझ में आ गया ना, सेंट्रलाइज का मतलब क्या है, लो पीछे यही पढ़ रहे थे पहले। अब हम लोग आते हैं इस पे, फिर देखो दिस इमरजेंस ऑफ लार्ज स्टेट चेंज द नेचर ऑफ गोंड सोसाइटी एज इक्वल सोसाइटी गॉट डिवाइडेड इनटू अनइक्वल सोशल क्लासेस। क्या हुआ कि पहले जब ये ट्राइबल्स थे, जब इनके यहाँ इतने बड़े बड़े साम्राज्य या गढ़ कटंगा जैसा साम्राज्य नहीं बना था, एम्पायर किंगडम नहीं था, उससे पहले ये छोटे छोटे क्लेन में डिवाइडेड थे। ये क्लेन में जब डिवाइडेड थे तो इनकी सोसाइटी में क्या था, इक्वालिटी थी। लेकिन जैसे जैसे क्या हुआ, एक गढ़ कटंगा क्लेन ने धीरे धीरे अपने आसपास के छोटे छोटे विलेजेस को या छोटे छोटे क्लेन को क्या जब कब्जे में कर लिया, तो फिर क्या हुआ, अब ये जो सोसाइटी, जो ये इक्वल वाली जो सोसाइटी थी, वो अनइक्वल क्लासेस में डिवाइड होने लगी, क्योंकि एक राजा हो जाएगा, एक गरीब वर्ग हो जाएगा, तो धीरे धीरे क्या होगा। हाँ, हाँ उसको राय भी कहते हैं। गोंड में राय उसको नहीं, राजा तो देखो नॉर्मली अगर हम बात करें, किंग तो हर जगह होते हैं, लेकिन जैसे अगर हम बात करें तो जैसे यहां पर अगर आप बात करोगे तो इनको राय बोला जाता था, राजा को राय भी बोलते थे, तो ये एक अलग टाइटल टाइप का हो गया। जैसे मैं आपको बताऊं कि भारत में अलग अलग राजा हुए, उन्होंने अलग अलग टाइटल लिए हैं, जैसे किन्हीं ने परमार भोज, है ना, ऐसे टाइटल लिए, किसी ने विक्रमादित्य एक टाइटल हुआ करता था, बहुत फेमस था भारतीयों के बीच में, जब एंशियंट पीरियड आप पढ़ोगे तो उसमें क्या है, विक्रमादित्य एक टाइटल हुआ करती थी, तो ऐसे राय एक टाइटल है ये। हाँ अधिराज, बिल्कुल, है ना, एकाधिराज, है ना। हाँ ये गढ़ कटंगा वाला शासन राज्य, नहीं पूरे में राय बोलते थे वहां पर। देखो गढ़ कटंगा में नहीं, जितने भी क्लेन थे ना, मैंने क्या बताया, जो गोंड ट्राइब था वो गोंड ट्राइब अलग अलग क्लेन में डिवाइड था, उस क्लेन का जो हेड होता था उसको राय बोलते थे। अब उसी में गड़ा कटंगा एक क्लेन है, वो उसने क्या किया, वो पावरफुल होता गया और धीरे धीरे उसने और अगल बगल के जो भी क्लेन थे उन पर कब्जा कर लिए, तो उसका राय का तो नाम राय ही रहेगा ना, वो तो थोड़ी ना बदल जाएगा। हम्म, नहीं पूरे इंडिया में नहीं बोलते थे, ये टाइटल है, मैं क्या करूं, मैंने अभी यही बात बोली ना कि अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइटल दी जाती है, ठीक है ना। आ रही बात समझ में? जैसे तुम आप जब पढ़ोगे गुप्त एम्पायर, तो गुप्ता एम्पायर में क्या है, आपने
चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम सुना होगा, उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि ली, ठीक है ना, समझे, टाइटल लिया। तो ये टाइटल होते हैं, ये टाइटल होते हैं एक तरीके से, क्लियर बात ये। जैसे अभी मैं आपको बताऊंगा कि जो अमन दास हैं, जो अहोम के राजा थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने संग्राम शाह की उपाधि ली थी। संग्राम शाह क्या है, शाह क्या है, एक टाइटल है। तो ऐसे ही राय क्या है, एक टाइटल है। राजा तो नॉर्मली सब जगह पर होते हैं, किंग तो हर जगह बोल रहे हो आप, लेकिन जो स्पेशली नाम लिए जैसे राय है, शाह है, विक्रमादित्य है, अधिराज है, एकाधिराज है, ये टाइटल हैं, ये कोई नाम नहीं है, ये टाइटल लिए जा रहा है। ये टाइटल लेने का मतलब है कि वो कुछ बड़ा अपने आप को बनाना चाह रहे हैं, कुछ बड़ा दिखाने का चाह रहे हैं। क्लियर बात ये, समझे आप, क्लियर हुई बात ये, ठीक है। तो ये क्या हुए, धीरे धीरे जब ये गड़ा कटंगा ने कब्जा कर लिया और एक बड़ा सा एम्पायर, अपना किंगडम बना लिया, तो फिर क्या हुई, इनकी जो इक्वल जो सोसाइटी थी वो अनइक्वल होती चली गई। क्योंकि अब क्या हुआ, एक किंग हो जाएगा, फिर एडमिशन में लोग हो जाते हैं, कुछ और दूसरे लोग, जनता हो जाएगी, वो क्या है, अब ये क्या हो, अनइक्वल हो जाएगा भाई, जाहिर सी बात है। जहां पर राज्य आ जाएगा, यहाँ इकोनॉमी आ जाएगी, वहां पर क्या होगा, वहां पर सोसाइटी कभी इक्वल नहीं रह सकती, ठीक है, अनइक्वल सोसाइटी हो ही जाएगी। क्लियर बात ये। अब यहां पर देखो कुछ इमेजेस देखो, मैं इमेजेस मैंने इसी लगाया है क्योंकि हम आप लोगों ने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में सुना है, खूब उन्होंने सुना, जिनके बारे में कहा कि खूब लड़ी मर्दानी, है ना, ये गाना आपने सुना होगा, है ना, पोयम उनके बारे में, ठीक है। तो उनके बारे में हर कोई जानता है, ठीक है, लेकिन इनके बारे में मुझे नहीं लगता कि देश का 10% लोग भी जानता हो। आपको बताया मैंने, तब तब जानते हो आपने, कहाँ सुना था, हाँ, कहाँ सुना, बताओ मुझे। हाँ, तो हाँ, जब आप बुक्स पढ़ोगे, मैं यही तो मैं बोल रहा हूँ ना आपको, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई जी को जो पढ़ते भी नहीं वो लोग भी जानते हैं। मूवी बनी हुई फेमस है, हाँ, शो भी बना है, ठीक है, तो फेमस है, लेकिन ये भी उनसे कम नहीं थी, मैं आपको बता दूं, कम नहीं थी उनसे। मैं अभी आपको डिफरेंसेस समझाऊंगा, और यहां पर मैं आपको बता देता हूं, मैं रानी लक्ष्मीबाई जी का बहुत सम्मान करता हूं, मैं उनको अपने देश की छत्रानी मानता हूं, ठीक है, और मैं, ठीक है, मैं उनको किसी तरीके से उनके अगर मैं कुछ बोलूंगा तो मैं इतिहास को नजर रख के बोल रहा हूं, उनके चरित्र पर मैं या उनकी बातों को लेकर किसी भी चीज को या उनके शौर्य को लेकर मैं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा हूं, ठीक है। मैं अगर अगर डिस्कस करूंगा अभी, क्योंकि डिस्कस करूंगा मैं इस चीज पे, इनके और उनके बारे में डिफरेंस क्या है मैं ये समझाऊंगा आपको, तब आप एक चीज समझोगे कि वास्तव में हमें रानी दुर्गावती और रानी लक्ष्मीबाई में कितना डिफरेंसेस है, ठीक है। तो मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे दे रहा हूं कि अगर मैं कुछ भी बोलूंगा तो इतिहास को ध्यान में रखते हुए, इतिहास का परिप्रेक्ष्य बनाते हुए मैं उसको बोलूंगा। मैं रानी लक्ष्मीबाई जी का, रानी दुर्गावती जी का, दोनों का ही इक्वल सम्मान करता हूं, और मैं लड़कियों का तो खास कर सम्मान करता हूं, ठीक है ना, समझ में आ रही बात ये। तो यहां पर समझो, ठीक है, तो यहां पर पहले हम पढ़ते हैं थोड़ा सा, फिर अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखो, ब्राह्मणास रिसीव्ड लैंड ग्रांट्स फ्रॉम द गोंड राजास एंड बिकम मोर इन्फ्लुएंशियल। यहां पर समझो कि हुआ क्या था कि जो 14 15 16 सेंचुरी तक आते आते यहां पर क्या आप देखोगे, तो यहां पर जो है ब्राह्मण जो धर्म है, या जो बात करें हिंदू धर्म है, वो धीरे धीरे यहां पर फैलने लगा, ठीक है। तो यहां पर हुआ क्या कि यहां पर ब्राह्मण, ब्राह्मण कौन थे, तो ब्राह्मण आप समझिए पुरोहित जो लोग होते हैं, यज्ञ करवाना, ये सब लोग होते थे। अब ये ब्राह्मणों ने को क्या है, राजा जो गोंड जो भी राजा था, जो गढ़कटंगा का राजा था, या गोंड जो राजा थे, और भी क्लेन के जो लोग थे छोटे छोटे, वो क्या करने लगे, वो जो ब्राह्मण थे उनको ग्रांट, ग्रांट का मतलब क्या होता है, गिफ्ट देना। जैसे क्या गिफ्ट दे रहे हैं, लैंड दे दिया, पैसे, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। और मैं आपको बता दूं, ग्रांट्स देने की शुरुआत कब से हुई पता है आपको कुछ, जब मुगल आया था, नहीं, गलत बोल रहे हैं, इतना कहां, एंशिएंट टाइम में, ठीक है, एंशिएंट टाइम में अगर हम बात करें तो बच्चों, ग्रांट देना जो स्टार्ट हुआ है वो है, एक हमारे यहाँ एक एम्पायर हुआ करता, सातवाहन एम्पायर। सातवाहन एम्पायरों ने के जो राजा थे, उन्होंने पहली बार ग्रांट देना एज अ लैंड फॉर्म के रूप में देना शुरू किया। पहले धन दिया जाता था, पहले सिक्के दे दिए गए, ठीक है। जैसे वैदिक काल में अगर हम बात करें तो वहां पर गाय ग्रांट के रूप में दी जाती थी, गाय दान दी जाती, क्योंकि गाय को एक उस समय वेल्थ माना जाता था, प्रॉपर्टी मानी जाती थी। लेकिन प्रॉपर तरीके लैंड का एक ग्रांट देना किसने शुरू किया है, तो सातवाहन, ठीक है। ये मैं इसलिए बोल दिया क्योंकि ग्रांट यहां आया है, तो मैं आपको, सातवाहन एक एम्पायर था, दक्कन वाले रीजन में था, ठीक है, वहां उन्होंने क्या पहली बार
लैंड को एज अ ग्रांट के फॉर्म में क्या है, लैंड देना शुरू किया। क्लियर बात ये, अब इससे ज्यादा नहीं बताएंगे, बस इतना समझ लो। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, अब जो ब्राह्मण होंगे वो ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हो जाएंगे और बाकी लोग क्या हो जाएंगे, गरीब हो जाएंगे। तो इससे क्या हो, सोसाइटी अनइक्वल होते चलेगी। क्लियर बात ये। अब देखो, गढ़ा कटंगा वॉज अ रिच स्टेट ऑफ गॉड, बहुत ही थी, और इसीलिए जो थे, ठीक है, अब यहां पर समझना, जो गढ़ा कटंगा जो थे, ये इनका जो राजा था, ये बहुत रिच होते चले गए। अब ध्यान सुनना, यहां पर मैं एक स्टोरी सुना रहा हूं। जब ये रिच होते चले गए तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत बड़े बड़े ग्रांट देना शुरू किए। दूसरा, मैंने आपको बताया था कि क्या कर रहे थे, मुंह बना रहे थे, चुपचाप बैठो मेरे सामने, जब मैं पढ़ाया करूं कोई चीज सीरियस बता के तो चुप एकदम फोकस बनाओ अपना, ठीक है ना। ठीक, तो यहां पर समझो, जब ग्रांट देने लगे तो अब इस समय उठा क्या कि जब हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हम 15-16 सेंचुरी के आसपास की बात कर रहे हैं, 16 सेंचुरी के, अब यहां पर हुआ क्या कि इस समय जो गढ़ा कटंगा के लोग थे, वो अपने आप को राजपूत के जैसा दिखाना चाह रहे थे। क्यों दिखाना चाह रहे थे, क्योंकि इस समय जो राजपूत लोग थे वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल थे, उनको क्षत्रिय माना जाता था, उनको देश का रक्षक माना जाता था, उनको ऐसे शब्दों से डिनोट किया जाता था। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि जो राजपूत हैं वही क्या है, देश में सच्चे क्षत्रिय हैं। तो जितने भी ट्राइब्स थे या जितने भी लोग थे वो राजपूतों के जैसा टाइटल होल्ड करना चाहते थे या टाइटल होल्ड करते भी थे, और दूसरी चीज उनके जैसा दिखना चाहते थे। तो जैसे राजपूत क्या करते थे, बड़े बड़े ग्रांड को क्या करते हैं, दे रहे हैं, ग्रांट दे रहे हैं, वैसे ये लोग भी देना शुरू कर दिए। और इन्हीं का एक राजा था अमन दास। अमन दास ने क्या किया, अपने आप को राजपूत का जैसा दिखाने के लिए उसने क्या किया, राजपूतों का टाइटल होल्ड किया, जिसका जो टाइटल था संग्राम सा। ठीक है, संग्राम सा, संग्राम शाह राजपूतों, संग्राम जो है, संग्राम सिंह करके एक राजपूतों में एक राजा हुआ करते थे, उन्हीं का टाइटल होल्ड किया, उनको जैसा दिखाने के लिए इन्होंने संग्राम शाह एक टाइटल लिया। ठीक है, तो अपने आप को राजपूत दिखाने के लिए। क्लियर बात है। इसके बाद बच्चों ये समझो कि जब ये हो गया तो इसके बाद इन्हीं का एक बेटा था अमन दास, जो गोंड के जो राजा थे अमन दास, उनका एक बेटा था, गढ़ा कटंगा के जो राय थे, उनका बेटा था अमन, मतलब वो राजा थे अमन दास, और उनका पुत्र था दलपत। ध्यान समझना, अब यहां पर हम दो एम्पायर को जोड़ेंगे। दलपत जो थे, दलपत की शादी हुई थी एक राजपूत राजा, राजपूत राजा कौन थे, सॉरी, एक राजपूत राजा की पुत्री से। ठीक है राजपूत राजा की पुत्री से। ठीक है, राजपूत राजा कौन थे, तो वो एक महोबा, महोबा नाम सुना बेटा, महोबा। ठीक है, महोबा के राजा थे, महोबा में एक चंदेल चंदेल राज था। ठीक है, चंदेल राज था। ठीक है, ये राजपूत हुआ करते थे, और इसी का राजा हुआ करता सलबान, सलबान। ठीक है, सालबान। तो सालबान जो इनके राजा थे, इनकी पुत्री का नाम था दुर्गावती। ठीक है, दुर्गावती डिस्ट्रिक्ट, अभी यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट है, यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट है हमारे। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। ये जो एम्पायर पहले था, ये पहले एम्पायर यूपी एमपी का कुछ पार्ट अपने कब्जे में कर रखा, लेकिन आज महोबा अगर हम देखा तो पर्टिकुलरली आपको दिखने को मिलेगा यूपी में, अब भी है, यूपी में है भाई। ट्राइब नहीं है ये लोग, पहले ट्राइब थे भाई। ठीक है, क्लियर बात है, समझ में आ रही बात ये कि नहीं आ रही अभी। तो इन, अब देखो, ये तो एक तो चंदेल हो गए, दूसरा है गड़ा कटंगा है, कटंगा लिख दे रहा हूं मैं। ठीक है, बार बार गड़ा कटंगा लिख लिख परेशान। अब यहां पर राजा कौन है, तो अमन दास है। ठीक है, अमन दास है, और अमन दास का बेटा कौन है, दलपत। ठीक है, अब इनका क्या होगा, मैत्री, इनका क्या होगा, इनका मैरिज करा दिया जाए हम लोग, चलो, है ना, मैरिज करा दें हम लोगों की, दोनों की, इनकी मैरिज हो जाती इसके। ठीक है ना। अब ऐसा क्यों किया अमन दास ने, समझ रहे हो, क्योंकि अमन दास अपने आप को क्षत्रिय दिखाने के लिए क्या कर रहा है, एक राजपूत राजा से या राजपूत बताने के लिए एक राजपूत की लड़की से शादी करवा, क्षत्रिय मतलब, हाँ जात होता है, वही कास्ट, हाँ हाँ वही वही। तो वो क्या कर रहा है, अपने आप को राजपूत बनाने के लिए या राजपूत दिखाने के लिए क्या कर रहा है, एक राजपूत राजा की लड़की से शादी करा रहा है, अपने बच्चे से, अपने लड़के की, दलपत की। दलपत की मैरिज हो गई। ठीक है, मैरिज हो गई। अब होता क्या है कि दलपत की कम एज पे ही शादी होती है, उसके बाद इनकी कम एज में इनकी डेथ हो जाती है। तो दुर्गावती क्या होती है, इस गड़ा कटंगा की क्या है, रानी बन गई।
क्योंकि अमनदास तो पहले ही जा चुके, बाद में दलपत भी थे राजा, वो भी जा चुके। अब दुर्गावती बची। तो दुर्गावती जी का एक 5 साल का पुत्र था जिस समय दलपत जी की मृत्यु हुई, ठीक है, ये राज इनकी। तो उस समय इनका जो दुर्गावती और इनका क्या है, एक पुत्र था 5 साल का, जिसका क्या नाम था, वीर नारायण। वीर नारायण, नारायण, ठीक है, वीर नारायण का पुत्र था। तो 5 साल का था। तो अब इन्होंने क्या किया, क्योंकि उस समय एक परंपरा ये भी चली थी हिंदुओं में, ये था कि कोई भी क्या है, औरत क्या है, राजा नहीं बनेगी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, अपने वीर नारायण का राज्याभिषेक करवाया, 5 साल का बच्चा था उसका, और उसके नाम से क्या है, यहां पर इन्होंने शासन करना शुरू किया। इन्हीं के समय पर मुगलों ने 1565 पर क्या है, आसपास, जिस समय अकबर यहां शासन था मुगलों का, है ना, उन्होंने क्या है, उन्होंने क्या है, इस पर हमला किया, गड़ा कटंगा पर। और इस हमले को लीड कौन कर रहा था, उसका नाम था आसिफ खान, नाम था उसका, क्या नाम था, आसिफ खान। आसिफ खान के नेतृत्व में क्या है, मुगलों ने क्या किया, गढ़ा कटंगा पर क्या किया, हमला किया। उसमें दुर्गावती ने क्या है, बहादुरी पूर्ण लड़ा, वीरता से लड़ा, काफी लंबा युद्ध चला। लेकिन बाद में इन्होंने, अकबर ने या आसिफ खान ने इनको एक प्रस्ताव भेजा कि अगर आप हमारे सामने आत्मसमर्पण कर देते हो, यानी आप हथियार छोड़ देते हो, आप हमारी अधीनता स्वीकार कर देते हो, तो हम आपको छोड़ देंगे, आपको हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन रानी दुर्गावती ने कहा कि नहीं, हम मर जाएंगे लेकिन आत्मसमर्पण कभी नहीं करेंगे, क्योंकि इतिहास फिर हमको उस तरीके से याद नहीं। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने मरना स्वीकार किया, और ये लड़ते लड़ते मारी गई। बाद में इनका जो पुत्र था, वो पुत्र भी, हालांकि ये ऐसा नहीं कि ये युद्ध तुरंत शुरू हुआ, तो लगभग 10-15 साल का जब ये शासनकाल कर चुकी थी तब हुआ, तो लड़का इनका कम से कम 20 साल का हो गया। वीर नारायण भी उसी युद्ध में क्या है, इसी युद्ध में लड़ते हुए मारा गया। इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने, अकबर जो मुगल बादशाह है या मुगलों ने क्या किया, इनके कुछ क्षेत्र को क्या है, कब्जा कर लिया, वहां से हाथी ले आए, वहां से सोने के सिक्के ले आए, और कुछ क्षेत्र क्या है, किसको दे दिया, कि तो इन्हीं का, क्या कहते हैं, इनका एक वीर नारायण का एक चाचा था जिसका नाम था चांद शाह। चांद शाह सबका क्या कर दिया, वहां का राय बना दिया, और इसके बाद ये कुछ क्षेत्र पर शासन करते थे। और इसके बाद आप देखोगे कि जो गड़ा कटंगा जो राज्य है, वो धीरे धीरे कमजोर होता है, ठीक है। और बाद में जब वो और बहुत ज्यादा कमजोर, वीक हो गया, तो फिर क्या हुआ, यहाँ पर जो चंदेल हैं, जो मराठा है, उन्होंने बार बार गड़ा कटंगा पर हमला किया, लूटा उसको, तो फिर धीरे धीरे फिर क्या है, ये एकदम टूटता चला गया, फिर ये किसी का विरोध भी नहीं कर पाए, ठीक है ना, समझ में आ गई, क्लियर है स्टोरी। अब यहां पर थोड़ा सा एक चीज समझना है, ये देखो, छतरानी है, रानी दुर्गावती, और ये रानी दुर्गावती, ठीक है। अब मैं आपको एक डिफरेंस बताता हूं रानी दुर्गावती और रानी लक्ष्मीबाई जी के बारे में। आपने, जब रानी लक्ष्मीबाई जी ने जब युद्ध करना शुरू किया, तो उसके पीछे का मैं रीजन बताता हूं क्या था। उस समय एक गवर्नर हुआ करता था भारत का, डलहौजी। डलहौजी क्या कर रहा था, उस समय एक ब्रिटिश एम्पायर ने एक रूल बनाया कि जिनका भी अपना पुत्र नहीं है, जिस भी राजवंश का, उस राजवंश का जो भी चीजें हैं, उसको हम कब्जा कर लेंगे, ठीक है। जब तक राजा जिंदा है कोई बात नहीं, हम कब्जा नहीं करेंगे, जैसे राजा की डेथ हो जाएगी, क्योंकि उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, कुछ कोई उसका सक्सेसर नहीं है, तो उस राज्य को हम ले लेंगे, हड़प लेंगे, उसको ये हड़प नीति बोला गया, है ना, उसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोला गया इंग्लिश में, ठीक है। तो क्या हुआ, उसी समय क्या थे, जो रानी लक्ष्मीबाई जी के जो हस्बैंड थे गंगाधर राव की डेथ हो गई, और उनका कोई भी पुत्र नहीं था। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक पुत्र को अडॉप्ट किया था, रानी लक्ष्मीबाई जी ने। तो अंग्रेजों ने कहा कि आपका वो सक्सेसर नहीं है, यानी आप उसको अपनी जो है अपना साम्राज्य नहीं दे सकते, ठीक है। तो और रानी लक्ष्मीबाई कह रही थी कि नहीं, हम उसको अपना सक्सेसर बनाएंगे, उसे राजा बनना है। और इस बात को लेकर क्या है, रानी लक्ष्मीबाई जी अड़ जाती हैं, और इसी बात को लेकर क्या है, युद्ध होता है। और मैं आपको बताऊं, उसी समय 1857 का रिवोल्ट होता है, और उसी रिवोल्ट के समय की बात है ये। तो रानी लक्ष्मीबाई जी जो है, वो क्या करती हैं, जो अपने पुत्र हैं, जो दत्तक पुत्र हैं, ठीक है, जिसको गोद लिया था, उस पुत्र को राजा बनाने के लिए क्या है, वो युद्ध लड़ती हैं। और उस युद्ध में बहुत वीरता से लड़ती हैं, और लड़ते समय इनका जो घोड़ा है वो मतलब जोखिम हो जाता है, घायल हो जाता है। इसके बाद इनकी, इसे इनका डेथ हो जाती है। यूरोज जो गवर्नर था, यूरोज जो एक सैनिक कमांडर था, उसने क्या है, यहाँ के जो है, जो विद्रोह था, रानी लक्ष्मीबाई का जो युद्ध विद्रोह वाला जो था, उसको दबाया था। और उसमें काफी इन्होंने बहादुरी से लड़ा, यहां तक ये था कि शुरुआत में ये जीत रही थी, बाद में इनके किले का राज बता दिया गया,
तो उसमें क्या है, इसके बाद फिर ये हार गए। सिंधिया जो लोग थे उन्होंने गद्दारी की इनके साथ में और ये हार गए। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर एक प्रश्न उठाता हूं यहाँ पर। इसी समय देखो और भी लोग शामिल हुए, मैं आपको बता दूं, इसी समय लखनऊ में वाजिद अली शाह थे। वाजिद अली शाह को क्या है, उन पर क्या है, गलत प्रशासन करने के आरोप पर क्या है, उनसे सत्ता छीन ली गई। और उनकी जो बेगम थी, उनका नाम था बेगम हजरत महल, आपने नाम सुना होगा शायद कभी। और उनका पुत्र था बिरजेश कादिर। बेगम हजरत महल अपने पुत्र को राजा बनाने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी। उसी समय की पीरियड की बात करो जब रानी लक्ष्मीबाई लड़ रही हैं, उसी समय मेरठ में एक जगह थी पेशवा, ठीक है, पेशवा, ठीक है, पेशवा रहते थे। पेशवा को क्योंकि पेंशन नहीं दी जा रही थी, तो पेशवा अपने पेंशन को बनाए रखने के लिए क्या है, वो भी युद्ध में शामिल हो गए। आप इस तरीके से देखोगे कि बहुत सारे लोग अपने खुद के इंटरेस्ट के लिए युद्ध में शामिल हुए थे। अगर मैं एक क्वेश्चन ये पूछ रहा हूं स्टूडेंट से, मैं रानी लक्ष्मीबाई के क्वेश्चन से नहीं उठा रहा, मैं ये कह रहा हूं कि अगर रानी लक्ष्मीबाई के पुत्र, उनके दत्तक पुत्र को अगर राजा बना दिया गया होता, क्या रानी लक्ष्मीबाई जी उस युद्ध में शामिल होती? क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है। गंगाधर राव जो वहां के राजा थे, क्या उनको ये चीज का नहीं पता था कि आगे चलकर अंग्रेज हमारी प्रॉपर्टी को छीन लेंगे? उस समय इन्होंने युद्ध क्यों नहीं किया? क्वेश्चन तो ये भी है, समझ रहे हो? दुर्गावती जी को डिफरेंट मैं क्यों मानता हूं? क्योंकि उन्होंने, अगर मैं ये कह रहा हूं, अगर रानी लक्ष्मीबाई जी को, अगर मान लो उनके पुत्र दत्तक पुत्र को अगर राजा बना दिया गया होता, तो शायद रानी लक्ष्मीबाई जी उस युद्ध में शामिल नहीं होती, उस रिवोल्ट में शामिल नहीं होती। और शायद हो सकता है कि वो जो उनकी जो अंग्रेजों की थोड़ी बहुत अधीनता थी उसको स्वीकार भी कर लेती और उसको मानने के लिए तैयार भी थी कि राजा हमारे पुत्र को बना दो, आप बाकी जो करना करो। लेकिन रानी दुर्गावती डिफरेंस कैसे है? मुगलों ने प्रस्ताव भेजा, प्रपोजल भेजा कि आप सिर्फ इस प्रपोजल पर साइन कर दो, आप ये बोल दो कि हमने आपकी अधीनता स्वीकार कर ली, हम आपके शासन पर, आपके आपके राज्य पर हमला नहीं करेंगे। उन्होंने बोला कि नहीं, समर्पण तो नहीं करेंगे, मर जाएंगे लेकिन समर्पण नहीं करेंगे। ये डिफरेंस है, समझ रहे हो? और उन्होंने तब तक लड़ा जब तक उनके प्राण नहीं चले। नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो गलत, ये तो भ्रम है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला काम है ये, ठीक है ना? हाँ, वो उसको फॉलो करोगे तो बर्बाद हो जाओगे, ठीक है, वो नॉलेज नहीं देता, ठीक है ना, वो गलत नॉलेज देता है, ठीक है। उसकी बात को कभी अगर माना करो व्हाट्सएप या यूट्यूब, तो उस पर R&D पहले कर लिया करो खुद से, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। बात समझ, क्या डिफरेंस है, समझ में आया ना? ठीक है ना? और देखो ये काम पता होता है, ये किसका होता है, ये मेरा ही जिम्मेदारी है कि मैं आपको इस तरीके से बताऊं हिस्ट्री को। तब आप एक अच्छा, कहीं डिबेट होता है या कहीं बोलना है, तो आपके जब ये पॉइंट रखोगे ना, तब सामने वाला सोचेगा कि हाँ ये कहीं तो अच्छा पड़ रहा है, इसकी बात में लॉजिक है। आपको लगा ना मेरी बात में लॉजिक है कि नहीं, बताओ? हम्म? सही है कि नहीं, बताओ? हम्म? बहुत डिफरेंस है कि नहीं डिफरेंस? हाँ, हाँ, बेटे के लिए, सीधी सी बात। अब आप कर लो अंतर, मैं उसमें कुछ ना बोलूंगा, मेरा अब ये तो समझ, देखो यहाँ पर देखो, व्हेन द मुगल्स डिफीटेड द गोंड दे एनेक्स्ड, कब्जा कर लिया पार्ट ऑफ द किंगडम एंड ग्रांटेड द रेस्ट ऑफ चंद्रशाह, मैंने बता दिया, बाकी चंद्रशाह को दे दिया गया, ठीक है। स्टोरी याद रखोगे तो सारी चीजें लिख लोगे आराम से। अब यहाँ पर देखो, बाद में मैंने बताया कि बाद में ये बहुत जब वीक हो गए बहुत ज्यादा, तो फिर क्या, बाद में इन्होंने, बुंदोलों ने, मराठा बराबर, मराठा जो थे ना, ये लोग बराबर दूसरे के राज्य पर हमला करते रहते, ये कि, हाँ, क्या नाम था उसका बताओ? अहमद शाह अब्दाली, ठीक है ना? हाँ, हाँ, बैटल ऑफ थर्ड पानीपत हुआ था, ठीक है, उसमें हार गए थे। मराठा क्या होते थे, देखो मैं बताता हूँ, मराठा धीरे धीरे इमर्ज हो रहे थे, शक्तिशाली हो रहे थे। और ये क्या करते थे, ये उन्होंने एक चीज चलाई थी, एक चीज चौथ बोलते थे जिसको। चौथ मतलब ये होता था, किसी के राज्य पर हमला किया और उसको कब्जा कर लिया, तो उस राज्य से क्या करते थे, ये टैक्स के रूप में वसूलते थे, उसको चौथ बोलते थे। हाँ, टैक्स लेते, उसी को चौथ बोलते थे।
ठीक। और जो नहीं मानता था, अगर जैसे इन्होंने कह दिया कि आप मुझे चौथ दोगे, ठीक है, और उस राजा ने कहा कि हम क्यों दे, नहीं देंगे, तो कहेगा ठीक है लड़ने के लिए तैयार हो, हम आएंगे कल राजा सेना लेकर। ठीक है। समझ रहे हो, ये जबरदस्ती होती थी एक तरीके से लोग। और इन्होंने लगभग भारत के बहुत ज्यादा राजाओं से चौथ वसूल, और इसी यही रीजन था कि बैटल ऑफ थर्ड में क्या पानीपत में ये हारे, रीजन एक भी ये भी था इनका चौथ वसूलना, क्योंकि इन्होंने अपने आसपास के जितने भी हिंदू राजा थे उनको तंग कर रखे। तो जब ये युद्ध में शामिल हुए तो फिर उन्होंने साथ ही नहीं दिया। इनका जो दोस्त था उसने इनको धोखा दिया था, वो जो मुगल एम्पायर के साथ मिल गया। नहीं, वो तो अलग बात, मुगल एम्पायर उस समय इतना शक्तिशाली था ही नहीं कि वो, ठीक है, कि वो कुछ कर, नहीं नहीं, अहमद शाह अब्दाली अफगान था, ठीक है। अब आते हैं हम अहोम राज के ऊपर, ठीक है। गोम्स का नाम हो गया, बहुत पढ़ लिया, कितने मिनट पढ़ लिया उसके ऊपर, 1 घंटा पढ़ लिया, अरे भाई। चलो अब हम अहोम से आ जाते हैं, आज इसको खत्म करेंगे कैसे भी करें, चाहे 1 घंटा लगे चाहे 1.5। अब देखो पहले अहोम एम्पायर के बारे में देखो, ये देखो कहां पर है और कहां पर है और कहां पर है, नागालैंड, ठीक है ना। तो ये सब जो रीजन है, इसके बाद भी देख लो कुछ किंगडम ऑफ का है, जयंतिया, जयंतिया मैंने बताया था मेघालय में है, मैंने बताया था कल आप लोगों को, ठीक है। फिर यहां ये मेघालय नहीं दिख रहा है, एरो लगा के रखा वहां पे नहीं दिख रहा है, और ये क्या है, कोचारी किंगडम, ठीक है ना। फिर कोच किंगडम, तो म्यांमार में ना, तिरु तुमको अभी ना, ठीक है। तो आप यहां पर देखो कि यहां पर क्या है, ये किंगडम, मैप देखने से आइडिया ये होता है कि है कहां पर, ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश है, असम है, नागालैंड है, मेघालय का कुछ वाला पार्ट है, थोड़ा सा ऊपर का पार्ट, ठीक है। हम्म, क्या, मामी बताया था ना आपने, नीचे वाला क्या होता है, मिजोरम, और ये मणिपुर, मामी, मणिपुर और मिजोरम, ठीक है। समझ में आ गई बात है। चलो अब हम अहोम्स के बारे में समझते देखो अहोम्स क्या थे, ये हमारे भारत में नहीं थे पहले, ये हमारे भारत के पास में एक पड़ोसी मुल्क है म्यांमार, जहां पर अभी तख्ता पलट चल रहा है, जहां पर अभी सैनिक शासन चल रहा है। वहां की जो प्रधानमंत्री थी मिंगऑन, मिंगऑन को क्या है, वहां के सैनिकों ने, सैनिक तानाशाहों ने क्या उनको सत्ता से हटा दिया और उनको जेल में डाल दिया। और अभी ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने क्या है, वो जो चुनाव हुआ था, चुनाव में धोखाधड़ी की है, ठीक है। भाग क्या गई वहां पर, उन्होंने भगा दिया, शेख हसीना भाग गए, वो भारत में है हमारे यहाँ। कहाँ है किसी को नहीं पता, दिल्ली में। देखा तुमने, कैसे पता, खुफिया जानकारी, इंटेल, कोई इंटेल सेल बना रखे हो क्या अपना, साइबर सेल, हाँ मतलब कोई बना रखे हो। चलो चलो, किसी को तो पता नहीं है, बड़े बड़े इनको पता है। चलो अच्छा इधर आ जाओ, देखो ये लोग क्या है, 13वीं सेंचुरी में क्या है, ये म्यांमार से भारत आए, और जब भारत आए तो उन्होंने ब्रह्मपुत्र जो रीजन है हमारे यहाँ, जो एक तो प्लेन है, जो ब्रह्मपुत्र प्लेन, वहां पर क्या है, इन्होंने अपना एम्पायर बनाना शुरू किया, और धीरे धीरे इन्होंने क्या किया कि जो वहां के जो लैंड लॉर्ड्स थे, जिनको भुइयां बोला जाता था, जो लैंड लॉर्ड थे, उनको धीरे धीरे उनके क्या, उनके लैंड लॉर्ड्स को कब्जा करना शुरू किया, उसी के पास में यहाँ पर कुछ छोटे छोटे एम्पायर थे, उन पर क्या है कब्जा करना शुरू किया, और कब्जा करते करते इन्होंने क्या एक बड़ा सा एम्पायर बना लिया 16वीं सेंचुरी। क्या, अरे भाई मुझे नहीं पता, क्या, चलो इधर आओ, ठीक है। कुछ खुफिया चीजें होती हैं जो ऑनलाइन में नहीं बोल सकता, इसलिए नहीं बोल रहा हूं मैं, समझ रहे हो, देश की सिक्योरिटी के लिए कंसर्न होता है ये, तुम्हें नहीं पता क्या, मुझे नहीं मालूम ये चीजें। ठीक है, कुछ चीजें होती हैं जो हम हर जगह नहीं बोल सकते, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, द ओहुम्स माइग्रेट टू द ब्रह्मपुत्र वैली फ्रॉम प्रेजेंट डे म्यांमार इन द 13वीं सेंचुरी, और मैंने बताया कि 15वीं सेंचुरी या 16वीं सेंचुरी के मिड तक आते आते क्या है, इन्होंने एक बड़ा एम्पायर बना लिया। पहले क्या किया इन्होंने, इन्होंने जो यहाँ के लोकल जो लैंड ओनर्स ओनर्स थे, या क्या जिनको भुइयां बोला जाता था, उनकी जमीन कब्जा कर ली पहले तो इन्होंने। फिर देखो, दे क्रिएटेड अ न्यू स्टेट सप्रेसिंग द ओल्डर पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द भुइयास लैंडलॉर्ड जो थे, उन पर क्या है, उनको सप्रेस किया, उनकी जमीन को कब्जा करना शुरू किया। और बाद में इन्होंने क्या, कुछ आसपास के कुछ छोटे छोटे एम्पायर भी थे, जैसे यहां पर देखो क्या है, एक तो यहां पर आप देख रहे हो चुटियास है, याद रखना, ठीक है। और दूसरा क्या है, कोच हाजो, इन पर क्या इन्होंने कब्जा कर लिया, और कब्जा करके क्या है,
इनको अपने कंट्रोल में ले लिया। ठीक है, तो यहां पर देखो ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी द अगेंस्ट द किंगडम ऑफ द चुटियास और एंड कच कोच हाजो एंड द सब्जेक्टेड एंड मेनी अदर ट्राइब्स। ठीक है, तो ये क्या हो, यहां पर कब्जा कर लिया, इनको भी कब्जा कर लिया, काफी बड़ा इन्होंने एम्पायर बना लिया। इसी वजह से तो बना पाया कि जो अरुणाचल प्रदेश है, असम है और ये सारा रीजन जो नागालैंड रीजन कब्जे में आ गया। ठीक है, एक बड़ा एम्पायर बना लिया। अब यहां पर ये समझना है कि इस एम्पायर को बड़ा जब इन्होंने बनाया तो कैसे बनाया, क्योंकि ये क्या है अपने साथ कुछ वेपन्स लेकर आए थे। जैसे इन्होंने फायर आर्म्स लेकर आए थे, अग्नि अस्त्र जो होता है फेंक के दूर से ही मार सकते हो आप, वो लेकर आए। दूसरा ये पहले से तोप और बारूद इनके पास था। ठीक है, तो ये बारूद और तोप भी लेकर आए। इसकी वजह से क्या किया, जो लोकल लोग हैं या जो लोकल छोटे छोटे एम्पायर थे उन पर क्या है वहां से कब्जा कर, और इन्होंने क्या किया एक बड़ा सा एम्पायर बना लिया। नहीं, बारूद होता था भाई, वो गोला थोड़ी ना पत्थर। वो जब किसी चीज से टकराता है ना तो बहुत तेज फोर्स लगता है, वो टूट जाता है। Ahoms built a large state using firearms as early as 1530s. By the 1666, ठीक है, 1660 they could even make high quality gun powder and guns। ठीक है, तो वही मैंने बताया कि बारूद और तोप लेकर आए थे ये लोग। ठीक है ना, फिर यहां पर देखो द अहोम्स फेस्ड मेनी इन्वेजन फ्रॉम द साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट का मतलब समझ रहे हो, कौन हो, मुगल। ठीक है ना, नॉर्थ वेस्ट होगा ये। ठीक है, ठीक है, तो मुगलों का, जैसे मुगलों का इन्होंने क्या चुना, अब देखो यहां पर इन 1662 द मुगल्स अंडर मीर जुमला, मैंने बताया था आपको मीर कासिम था, उधर आसिफ खान था, इधर कौन है, मीर जुमला, अटैक द अहोम्स किंगडम। और इसने क्या किया, अहोम्स वर डिफीटेड बट डायरेक्टली मुगल कंट्रोल ओवर द रीजन कुड नॉट लास्ट लॉन्ग। काफी लंबे समय, रीजन ये था कि ये जंगल वाला इलाका था और ये पहाड़ियों का इलाका था। तो ये लोग क्या करते थे, कोई भी सेना आती थी तो भाई, क्योंकि इनको मैदान में तो आराम से हराया जा सकता है, लेकिन जंगलों को और पहाड़ियों को ये वाकिफ थे, जानते थे, तो ये छिप कर वार करते थे, जिसको गोरिल्ला युद्ध भी आप कह सकते तरीके से। पीछे से आए, आक्रमण किए और गायब हो गए। कहां गायब हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। हाँ, यही करते थे। इससे तंग होकर क्या है, सेनाएं वहां जाती ही नहीं थी जल्दी। ठीक है, हाँ, क्योंकि यही करते थे वो लोग। वो मान लो आप जा रहे हो रास्ते से, ठीक है, आप ठीक है, वो पेड़ पर चढ़े हुए देखते रहेंगे देखते रहेंगे, पीछे के दो आदमी उठा ले गए, धीरे धीरे करके पता चला तुम्हारी आधी सेना गायब हो गई, तुम आगे जा रहे हो लेकिन पीछे सेना गायब होती जा रही है। ये हाल होता था। इसलिए जो छोटे मोटे लोग होते थे वो जाते ही नहीं थे। और जब भी इनको हराया जाता था, जैसे पहाड़ी इलाके में, तो चारों तरफ घेरा जाता था पहले, देखो चारों तरफ से नजर रखो किधर से आ रहे हैं। ठीक है, ये लोग बहुत माहिर थे। ठीक है, समझ में आ रही बात। बट डायरेक्ट मुगल कंट्रोल ओवर द ज्यादा लंबे समय कोई भी राज्य रहा यहाँ पर। इवन मैं आपको बता दूं कि जो सम्राट अशोक थे, सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य जो काफी बड़ा जिनका एम्पायर था, उन्होंने भी इस रीजन को अपने कंट्रोल में नहीं रखा। क्या करते थे भाई, इनको चाहिए क्या था, यहाँ हाथी मिलते थे, जंगल होता था, हाथी मिलते, लकड़ी मिलती, ये लोग जाते थे हाथी और जंगल से लकड़ी लेकर आ जाते थे। वहां जो लोग रह रहा रहो भैया, अपना काम चलो, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा राज्य। क्यों, क्योंकि जितने में हम कंट्रोल नहीं करेंगे उससे हमको खर्च करना पड़ेगा, वहां पे अपनी मिलिट्री लगाना होगा, प्रशासन लगाना होगा, और तुम दिन भर हमेशा तंग करते रहोगे हमें। इससे बड़े तुम करो राज्य, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा राज्य। और उतना बड़ा भी तुम्हारा एम्पायर भी नहीं है कि हमें बहुत बड़ा रेवेन्यू दे दे। अरे बात समझ में, ठीक है। फिर देखो, अब यहां पर एक सिस्टम था, यहां पर एक सिस्टम ये था कि जो जो क्या कहते हैं अहोम एम्पायर था, उस अहोम एम्पायर में कुछ लोग जो है फ्री में वर्क करवाते थे ये लोग। ठीक है, फ्री में वर्क करने वाले लोग होते थे। ठीक है, अब यहां पर देखो द अहोम्स स्टेट डिपेंड अपॉन फोर्स लेबर। फोर्स लेबर मतलब क्या है, जिसे जबरदस्ती काम कराया जाता है, जिसको इंग्लिश में, हिंदी में एक शब्द बोला जाता है, इंग्लिश में भी बोला जाता है, जिसको बेगार कहा जाता है। बेगार का मतलब होता है बिना पेमेंट क्या है उनसे काम करवाना, बिना। बैगर से आप काम नहीं करवाते, आप उसको भीख देते हो। ये काम कर रहा है लेकिन आप इसको पैसा नहीं दे रहे हो। बेगार मैंने बोला, बेगर डबल जी होगा इसमें। ठीक है, दोस फोर्स टू वर्क फॉर द स्टेट वेयर कॉल्ड पाइकास।
पाइक बोलते थे, वैसे इसको पाइक इंग्लिश में, ठीक है, पाइक, ठीक है, पाइक मतलब पाइक, जिनको फ्री में काम कराया जाए, फोर्स लेबर जो है उनको पाइक बोलते थे। हाँ ठीक है, कॉल्ड, ठीक है। तो पाइक होते थे जिनसे फोर्स लेबर, और एक चीज समझो, यहाँ पे एक सिस्टम ये भी था कि यहाँ पर जो जितने भी विलेजेस थे, ध्यान सुनना, हर विलेजेस को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि जब उनकी बारी आएगी, नंबर नंबर होता था, तो उनको एक सर्टेन नंबर में पाइप्स देने होते थे, ठीक, ये सिस्टम था वहां का। मतलब हर विलेज से उनकी एक वो होगी, नंबरिंग होगी, मतलब एक बार इस विलेज का नंबर आया तो इस विलेज को इतने सर्टेन नंबर ऑफ पाइप्स देने होंगे, फिर दूसरे का बारी आएगी तो दूसरे को क्या है देना पड़ेगा, मतलब उनको हर गांव के लोगों से को देना पड़ता था, ठीक है, पाइप्स को फ्री में लेबर करा काम करा। हाँ, फोर्स लेबर को पाइप, और यही तो लिखा है। क्लियर बात ये, समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो, ईच विलेज हैड अ सेंड अ नंबर ऑफ पाइप्स बाय रोटेशन, बारी बारी, मैंने आपको बताया ये चीजें, ठीक है। यहाँ पे देखो, बाय द फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी द एडमिनिस्ट्रेशन बिकम क्विट सेंट्रलाइज। अब सेंट्रलाइज क्या है ये आप समझ रहे हो, मैंने इसलिए उस पर बहुत ज्यादा जोर दिया था, क्योंकि यहां भी ये बात आप समझ में आ गया, ठीक है। और ये अब यहां नहीं, जहां कहीं भी आप सेंट्रलाइज शब्द सुनोगे आपके दिमाग में वो बात आनी चाहिए, ठीक है। इसलिए मैं किसी टर्म को थोड़ा सा फोकस करके इसलिए बताता हूं कि आगे भी कहीं यूज हो जाए तो आप आराम से उसको समझ सको। और आप बुक्स जब पढ़ोगे ना तो आपको देखो, मैं क्यों कहता हूं कि आपको छोटे छोटे टर्म पर क्यों ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि वो छोटे टर्म ही होते हैं जिनकी मीनिंग बड़ी होती है। अगर आपको वो पता है तो आप बुक्स जब पढ़ रहे हो तो वो छोटे टर्म को याद है तो आप पूरी लाइन कनेक्ट कर लेते हो, समझ में आ रही बात है। इसलिए मैं कहता हूं कि जो बेसिक चीजें होती हैं, जो बेसिक टर्म है, पहले उनके बारे में एग्जैक्ट पता होना चाहिए। और अगर आपको किसी सब्जेक्ट में अच्छा नॉलेज गेन करना है तो आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी जो भी है उनकी मीनिंग आनी ही चाहिए, तभी आपको सब्जेक्ट में अच्छा नॉलेज है। आपसे बेगार पूछा जाए, आपको शिफ्टिंग कल्टीवेटर पूछा जाए, आपसे सेंट्रलाइज पूछा जाए, ठीक है, आपसे डिसेंट्रलाइज पूछा जाए, क्या होता है ये मतलब, क्योंकि ये एक शब्द है लेकिन इसकी मीनिंग बड़ी है। सेंट्रलाइज एक शब्द है, एक वर्ड है, लेकिन इसकी मीनिंग कितनी बड़ी है, तो आप इन पर फोकस करा करो, ये शब्द जो से, ठीक है। अब देखो, अहोम जो सोसाइटी थी वो भी क्या थी, गोंड की तरह डिवाइडेड थी, अलग अलग क्लेन में। देखो, अहोम सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू क्लेन्स और खेल। इनको क्या, यहाँ के क्लेन्स को क्या बोलते थे, खेल भी बोलते थे, ठीक है। अ खेल ऑफन कंट्रोल सेवरल विलेजेस, ठीक है, यहाँ पर अलग अलग विलेज थे, ठीक है, क्लियर बात ये। अब ज्यादा तो कुछ है नहीं इसमें। अब यहाँ पे देखो, द अहोम्स वर्शिप देयर ओन ट्राइबल गॉड्स। मैं आपको बता दूं, जितने भी ट्राइबल्स उनका अपने खुद के देवता होते हैं, और वो लोग किसकी पूजा करते हैं मैं आपको बता दूं। जैसे जंगल में पेड़ हो गए, ठीक है, जैसे महुआ का पेड़ है, नीम का पेड़ है, आम का पेड़ है, इसकी शादी करते हैं और इसको क्या बनते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको अपना देवता बना देते हैं और उसकी पूजा करेंगे। इनका अपना खुद का एक देवता होंगे, और जो जो अगर ये कुछ भी करेंगे तो पहले वहीं जाएंगे, वहां पे पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, बलि देंगे, सारी चीजें होती हैं इनके, ठीक है ना, क्लियर बात ये। तो ये चीजें होती थी यहाँ पे। अच्छा, ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी द इन्फ्लुएंस ऑफ द ब्राह्मण्स इंक्रीज, ठीक है, मतलब यहाँ पे ब्राह्मण आ गए, ब्राह्मण हर जगह गए, और ब्राह्मणों ने धीरे धीरे क्या करते, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में कह लो कि पूरे ब्राह्मण धर्म को फैला दिया। और बहुत सारे लोग जो है गौंड जाति, जो सॉरी अहम्स जाति के जो लोग थे, जो ट्राइब के लोग थे, बहुत सारे लोग जो है वो क्या है, ब्राह्मण के जो धर्म था उससे इन्फ्लुएंस हुए। और इन्फ्लुएंस होने के बाद अब यहाँ पर देखो कि बहुत सारे लोग जो है ब्राह्मण धर्म को मानने लगे, और ब्राह्मण धर्म एक बहुत डोमिनेंट धर्म हो गया यहाँ का। हालांकि जो यहाँ के किंग हुआ करते थे, वो किंग ब्राह्मण धर्म को मानने के साथ साथ अपने जो ट्रेडिशन थे, जो अपने गॉड थे और जो अपने कल्चर थे, उसको भी फॉलो करते थे। लेकिन ब्राह्मण धर्म को बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन यहाँ मिलने लगा, ठीक है, ये बात याद रखना। मतलब कॉमन प्रभाव जमाना, प्रभुत्व होना, दबाव। दबाव मतलब दबाव नहीं कह सकते हो, डोमिनेंट मतलब होता है कि आपने प्रभाव बना लिया वहां पर, ठीक है, आपका प्रभुत्व हो गया, ठीक है, क्लियर बात है, आ गई बात समझ में ना। अब देखो, इन द रीजन ऑफ शिव सिंह, अब इसका टाइम पीरियड क्या है ये याद करने की जरूरत नहीं, मैंने लिख दिया, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं करना है, ठीक है। हिंदूज बिकम द हेल्प, जहां पर करना को मैं बता दूं, द हेल्प प्रीडोमिनेंट, ठीक है, रिलीजन, बट द अहोम किंग डिड नॉट कंप्लीटली गिव अप देयर ट्रेडिशनल। उसने पूरा, मैंने क्या बताया, फॉलो कर रहे थे हिंदू रिलीजन को, लेकिन उन्होंने अभी भी अपने ट्रेडिशन, अपने कल्चर को, अपनी चीजों को फॉलो करना अभी बंद नहीं किया। अपने जो उनके रीजन, जो भी उनके देवता होते थे, जो ओन उनके देवता, उनको खुद को क्या है वो फॉलो कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। बिलीव
आफ्टर अडॉप्टिंग हिंदुइज्म। तो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ हो गए ये लोग किससे? हिंदू रिलीजन से। और वहां के राजाओं ने भी क्या किया? हिंदू धर्म को अपनाया। और ये देखो, ये एक चीज समझा दूं मैं आपको, ये समय समय की बात होती है। हर धर्म के राज, जैसे अगर हम बात करें तो पहले जैसे होते थे, क्या थे कि जैसे हमारे पहले हिंदू धर्म था, तो जब मौर्य एम्पायर आया, तो मौर्य एम्पायर में बहुत सारे राजाओं ने हिंदू धर्म छोड़कर दूसरे दूसरे धर्म अपनाए। जैसे अशोक की बात करें तो अशोक बौद्ध धर्म को अपना लिया, ठीक है। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने जैन धर्म को अपनाया। मैं आपको बता दूं जैन धर्म में क्या होता था, वहां पर एक प्रैक्टिसेस होती है, ध्यान सुनो पहले। क्या? बौद्ध मैंने बोला, और क्या तुम सुनते ही नहीं हो, तुम ध्यान सुनो। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपना लिया, मतलब उन्होंने अपनाया। अब वहां पर एक प्रैक्टिसेस होती है जैन धर्म में, जिसको संलेखना पद्धति बोलते हैं। उसमें होता क्या है कि जब भी व्यक्ति का अंतिम समय आता है, तो वो क्या करते हैं, वो अपना खाना वाना छोड़ देते हैं। और खाना वाना छोड़ो, सब कुछ छोड़ देते, कुछ नहीं, ना खाएंगे पिएंगे। और वो जब तक डेथ नहीं हो जाएगी उनको, तब तक वो ऐसे ही रहेंगे। तो जो हमारे सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, उन्होंने क्या किया, वो चले गए कर्नाटक। कर्नाटक में उन्होंने संलेखना विधि से, क्योंकि वो जैन बन गए थे, उन्होंने क्या है वहां वहां रहे, और वहां काफी समय तक उन्होंने क्या, बिना खाए पिए रहे। और लास्ट में क्या है, संलेखना विधि से क्या है, वो उन्होंने अपनी जान छोड़ दी। नहीं, वो फील हो जाता है लोगों को, ये समझो, मतलब हम आपको नहीं बता सकते अभी, क्योंकि हम लोग ने अभी वो फीलिंग नहीं आती है। लेकिन मैं अपना बताता हूँ, मेरे दादा जो थे, जब वो बहुत एकदम बेड रेस्ट पे चले गए और एकदम पैरालाइज हो गए, तो उनको ये फील होने लगा था कि अब मैं मुश्किल से 2 दिन का मेहमान हूँ। उन्होंने बोला भी था कि अब मतलब हम, क्योंकि मेरे दादा मेरे बड़े पापा के यहाँ रहते थे लास्ट समय पे, क्योंकि अब भाई जैसे पहले मेरे यहाँ रहते थे, अब उनका एक मन होता ना कि हम पूरे परिवार को देख लें, सबको देख लें। तो कुछ दिन के लिए वहाँ चले गए, फिर वहाँ बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हुई, फिर वो वापस ही नहीं आ पाए। तो मैं यहाँ फरीदाबाद में था, मतलब उससे पहले ही, तो फरीदाबाद में था, तो मैं आया ही आया था फरीदाबाद। तो फिर मैं घर गया था, तो उन्होंने बोला कि वो आया है, उसको बुला लो, मुझे उसे देखना है। तो मैं गया, तो उन्होंने बोला कि कैसे हो, कैसा चल रहा है काम वाम, सब कुछ, पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है, सारा कुछ ठीक है? मैंने, हाँ दादा ठीक चल रहा है, सब कुछ सही है, आशीर्वाद से आपका सब कुछ सही चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, जाओ और अच्छे से करना, और घर को संभाल के रखना। मतलब ये बात उन्होंने, तो मैं समझ गया कि अब वो, मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि अब मैं नहीं रहूँगा। और मतलब हम लोग लगभग रात में 11 बजे तक मैं वहाँ रहा, और उन्होंने खुद ही भेज दिया कि जाओ, अब लेट हो रहा है तुमको। और हालाँकि मेरे बड़े पापा और मेरे घर का डिस्टेंस लगभग 3 साढ़े 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो मैंने कहा बैठते हैं, और जैसे ही मैं घर पहुँचा ही नहीं, मतलब मुझे घर पहुँचे आधे घंटे भी नहीं हुए, अब मेरे दादा की डेथ हो गई। मतलब सोचो, हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोगों ने बात की बैठे-बैठे, हम लोग कम से कम मैं वहाँ पहुँच गया था 7 बजे शाम को। एक्चुअली मैं बस से गया तो लेट हो गया। तो फिर मैं जैसे ही मैं घर पे पहुँचा, मुझे बताया मम्मी ने कि बुलाया है, तो हम चले गए। मैंने कहा चलो देख लेते हैं, मतलब इच्छा, क्योंकि वो मेरे को, मेरे छोटा वाला जो भाई है, बहुत मानते थे, मतलब बहुत चाहते थे, पूरे परिवार में सोचा था हम दोनों को चाहते हैं। तो हम गए, तो हम 4-5 घंटे हम लोग बैठे रहे, 7 बजे सोचो, 4 11 बजे मैं वहाँ से निकला हूँ, और मेरे घर पहुँचते ही आधे घंटे में उनकी डेथ हो गई। तो वो चीज़ें होती हैं कि इंसान को अपना आखिरी समय पता चलने लगता है। तो उन्हें मालूम है कि अब मैं ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं हूँ, तो ऐसा सबके साथ होता है। ठीक है ना? ठीक है, क्लियर बात? और कभी अगर रहेगा तो मैं आपको उनकी, क्या कहते हैं इनकी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की भी स्टोरी सुनाऊँगा। कभी हिस्ट्री में अगर कभी उनका नाम आएगा जितना, हाँ, उनके बारे में बताऊँगी, उनको भी पता चल गया था हमारा एंड समय। ठीक है ना? तो बात करेंगे, ठीक है? क्लियर बात ये? थैंक यू। तो ये चैप्टर होता है एंड, और इस चैप्टर के एंड के अब समापन होता है, और आपका जो भी यूटी में जो भी आ रहा है चीजें, अच्छे से प्रिपेयर करो, उसको अच्छे से पढ़ाई करो, है ना? और कोई क्वेश्चन है, अगर डाउट है तो आप लोग पूछ लो, अभी भी मैं, ठीक है? ठीक है, थैंक यू। अभी जाना नहीं हम लोग को।